हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं संजय पोले और आप देख रहे हो फिजिक्स फॉर। आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पिछले कई लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, उस फंक्शन को डेरिवेटिव करने के डिफरेंट रूल्स, कुछ फॉर्मूले भी हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स है किसी भी फंक्शन का, ये जो डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, क्या रोल है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या एप्लीकेशन है इसके। सबसे पहले स्लोप ऑफ अ कर्व। मान लीजिए हमको कोई भी कर्व दिया गया है तो उसका स्लोप निकालना हो तो हम डेरिवेटिव्स यूज करेंगे। दूसरा है कोई भी गिवन फंक्शन है, एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे क्वांटिटी के हिसाब से मान लीजिएगा बदल रही है। मान लीजिएगा पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की वो समय के साथ बदल रही है, या फिर वेलोसिटी है टाइम के साथ बदल रही है। तो फिर वो वेलोसिटी टाइम के साथ किस तरह से बदल रही है, कौन से समय के पास वेलोसिटी सबसे लीस्ट है, समय के साथ वेलोसिटी कौन से टाइम के पास मैक्सिमम है, इस तरह के कुछ सवाल होते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ द वेलोसिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो निकालना हो तो फिर हम डेरिवेटिव्स को ही यूज करते हैं। और तीसरा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि जानते हैं कि एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कुछ और आता है। जैसे कि पोजीशन का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में हमको पता है वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में करो तो एक्सेलरेशन आता है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज अगर समय के साथ निकालो तो फोर्स आता है, चार्ज का रेट ऑफ चेंज समय के साथ करो तो इलेक्ट्रिक करंट आता है। इस तरह से फिजिक्स में वी ऑलवेज डील विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो हमको तीसरी कोई तो भी क्वांटिटी आती है तो इस तरह से किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज भी यदि अगर आपको निकालना हो तो आपको डेरिवेटिव्स को ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ सक रहे हो कि डेरिवेटिव्स कितना मतलब अहम रोल प्ले करता है। रूल नहीं, रूल के साथ तो होता ही है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स में, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि स्लोप ऑफ द कर्व कैसे निकाला जाता है डेरिवेटिव को यूज करके। हमने डेरिवेटिव्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते समय हमने पढ़ाया था आपको कि y यदि अगर x का फंक्शन है तो ये जो dy by dx होता है, ये जो dy by dx होता है, ये ज्योमेट्रिकली उस कर्व को किसी भी पॉइंट के पास जो टेंजेंट ड्रॉ की गई, उस पॉइंट के पास, किसी भी पॉइंट के पास कर्व को जो टेंजेंट ड्रॉ की, उस टेंजेंट का स्लोप कहलाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज एनी कर्व, ये किसी भी तरह का कर्व है मान लीजिएगा मैथमेटिकली। तो ये पॉइंट के पास अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, है ना, इस पॉइंट के पास अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये टेंजेंट जो है ये इस पॉइंट के पास इस कर्व का स्लोप का मतलब ही होता है इस टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट के पास इस कर्व का स्लोप अगर हमें पता करना है तो इसको यहां पर एक टेंजेंट बनानी पड़ेगी और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy by dx। यदि अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो हम जानते हैं इसका tan वैल्यू ही स्लोप कहलाता है स्ट्रेट लाइन का, और ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है इस पॉइंट के पास, इसी टेंजेंट का स्लोप इस कर्व का भी स्लोप होगा इस पॉइंट के पास। तो इस पॉइंट के पास इस कर्व का स्लोप निकालना है तो dy by dx ढूंढना है बस हम इस पॉइंट के पास, तो स्लोप हो जाता है। तो देखिए एक बात हम समझना है हमको कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, इसका स्लोप सारे पॉइंट के पास सेम होता है। देखिए ये वाला एंगल सेम एंगल है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है सारे पॉइंट के पास। अगर कोई कर्व ड्रॉ करता हूं मैं किसी तरह से इस तरह का, इसमें आप देख सकते हैं इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप अलग अलग, देखो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये जो टेंजेंट है अलग अलग एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये अलग अलग एंगल है, ये 3, 1, 2 इस तरह से कोई 4, तो अलग अलग एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो कर्व है, कर्व का जो स्लोप होता है हर पॉइंट के पास अलग अलग होता है, इसलिए कर्व का जो स्लोप डिफाइन किया जाता है ना किसी पॉइंट के पास डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है सारे पॉइंट के पास। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स, राइट। वी हैव अ कर्व, हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व है, y = 4x²। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पैराबोला है और ये पैराबोला का जो शेप होगा इसका एक्सिस 1 है। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि पैराबोला को कैसे ड्रॉ करना है।
अगर कोई किसी ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो अगर मान लीजिएगा ऐसा कुछ, तो भी ये पैराबोला है, ये वाला पैराबोला जो इक्वेशन यहां पर दिया गया ना, ये पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा और हमसे पूछा गया इसका स्लोप ढूंढना है, इस कर्व का स्लोप ढूंढना है, वो भी कौन से पॉइंट के पास ढूंढना है। तो कोई तो भी पॉइंट गिवन है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो पॉइंट है हमारा ये 1 है मान लीजिएगा, तो x की वैल्यू अगर 1 डालता हो तो y की वैल्यू 4 होगी फॉर एग्जांपल। सो ये जो पॉइंट होगा x की वैल्यू यदि 1 होती तो y की वैल्यू 4 होगी, तो 1,4 पॉइंट के पास इस टेंजेंट का स्लोप ढूंढना है, इस कर्व का स्लोप ढूंढना है। तो क्या किया जाएगा, किसी भी कर्व का, याद रखना बेटा, किसी भी कर्व का स्लोप अगर हमको ढूंढना है किसी भी पॉइंट के पास, तो एकमात्र तरीका क्या होगा, उस पॉइंट के पास टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy by dx। यदि ये वाली टेंजेंट थीटा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाला एंगल ही, एंगल का tan वैल्यू ही स्लोप भी होता है। तो ठीक है, तो अभी स्लोप ढूंढना है मतलब मुझे कुछ नहीं करना है, dy by dx ढूंढना है, स्लोप ढूंढना है मतलब dy by dx ढूंढना है। तो y व्हाट इज गिवन टू अस 4x स्क्वायर, तो इसका dy by dx क्या होगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम जानते हैं बेटा अभी 4 कांस्टेंट होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो यानी ये 8 into x होगा। सो ये जो स्लोप है आप बता सकते हैं, देख सकते हैं, ये जो स्लोप है dy by dx ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x के ऊपर डिपेंड होगी। जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा तो आप ऊपर जा रहे होंगे, तो अलग अलग पॉइंट के पास इसका स्लोप अलग अलग होगा, ये क्लियरली दर्शा रहा है। तो हमें पर्टिकुलरली x इज इक्वल 1 के पास स्लोप चाहिए, तो इसी को स्लोप निकालना है dy by dx। कहां पर निकालना है, पर्टिकुलरली x इज इक्वल 1, तो ऐसे लिख लीजिएगा, एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, x इज इक्वल 1 लिख रहे हो, इसका मतलब वी आर फाइंडिंग dy by dx एट x इज इक्वल 1, मतलब हम dy by dx की वैल्यू ढूंढ रहे हैं x की, x इज इक्वल 1 के पास, यानी dy by dx क्या दे रहा है हमको, ज्योमेट्रिकली स्लोप दे रहा है, तो हम इस कर्व का स्लोप निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल 1। तो इसका मतलब बस कुछ नहीं है, यहां पर जो भी x की वैल्यू है वहां पर x के बदले 1 डालना है, तो हो गया इसका स्लोप 8। तो सपोज आई वांट टू फाइंड दिस एंगल थीटा, तो आप जानते हैं dy by dx ही tan थीटा होता है और हमें dy by dx की वैल्यू यानी कि स्लोप की वैल्यू 8 आई है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इसमें से, tan इनवर्स ऑफ 8। सो इतना सिंपल है किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है। तो याद रखना स्लोप मतलब dy by dx, किसी भी पॉइंट के पास निकालना है तो dy by dx में वो वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, लाइक दिस। मान लीजिए और कुछ 1 2 3 सवाल लेते हैं। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस है, इनका फंक्शन बोलने से अच्छा कुछ फंक्शंस को ही प्लॉट करेंगे तो कर्व चाहिए, उन कर्व्स का स्लोप ढूंढना है। हम देखते ही पहचान सकते हैं ये पैराबोला है, ये साइन का ग्राफ है और ये भी पैराबोला है, क्योंकि y की जगह पे s है और x की जगह पे t है, इतना ही फर्क है। ये भी तो ऐसे पैराबोला है। अगर इसको रफली मैं अगर प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। हम आने वाले एक लेक्चर में हम बताने वाले आपको कि कोई भी गिवन फंक्शन को यूज करके उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, उसमें हम डिटेल में करेंगे। आपको तो पैराबोला वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इस तरह का कोई भी फंक्शन दिया तो उसे कैसे प्लॉट करना है, उसको उसके स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो आप वो वाला लेक्चर्स देख सकते हैं इसे प्लॉट करने के लिए। तो फिलहाल तो इसका रफ स्केच कुछ ऐसे होगा। तो इसका स्लोप चाहिए हमको, कहां पर चाहिए, 0,0 के पास यानी ओरिजिन के पास चाहिए और 1,1 पॉइंट के पास। तो किसी भी पॉइंट के पास कोई भी गिवन फंक्शन का यदि अगर हमको स्लोप चाहिए तो एक ही है, स्लोप का मतलब dy by dx, स्लोप का मतलब dy by dx। तो इसका डेरिवेटिव किया जाए, 4x माइनस 3x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 4, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस 3 x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x स्क्वायर x पावर n, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, तो पहले से 3 तो है ही और 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x सिंपली, सो इट विल बी 4 माइनस 6x। तो अभी हमका इसका स्लोप चाहिए, हमका इसका स्लोप चाहिए, कहां चाहिए, 0,0 के पास। तो क्या होगा, x की जगह पे 0 पुट करिएगा, y तो है नहीं इसमें इन्वॉल्व, तो इसका स्लोप होगा 4, मतलब ओरिजिन के पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप, यानी यहाँ पे टेंजेंट अगर बनाओगे तो ये टेंजेंट का जो स्लोप होगा इसका वो होगा 4। यदि ये वाला एंगल अगर थीटा हो रहा है तो tan थीटा की वैल्यू होगी 4। ओके, तो अभी हमको स्लोप चाहिए उसी तरह से dy by dx एट 1,1, तो सेम यही तो स्लोप का जनरल फॉर्म है इस कर्व का, ये स्लोप है। अब देख सकते हैं इधर 4 माइनस 6x,
इसमें x की जगह पे 1 डालना है, 4 माइनस 6, x की जगह पर 1 डालेंगे, अगर 1 पुट करते हैं तो 4 माइनस 6 माइनस 2 होता है, तो इसका स्लोप नेगेटिव आता है। हमें पता है स्लोप नेगेटिव कब आता है, हम अच्छे से जानते हैं, ये जो लाइन है 90 से ज्यादा एंगल बनाना चाहिए ये वाला, तो ऑब्वियसली इधर कहीं तो भी ये वाला टैंजेंट बनता होगा, मतलब x इज इक्वल 1 यहाँ कहीं तो भी होगा, यहाँ कहीं तो भी होगा। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप -2 है, इसका स्लोप जो है -2 है, और यदि ये वाला एंगल समथिंग फाई है तो tan फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -2 होनी चाहिए, और फाई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो tan इनवर्स ऑफ -2 होनी चाहिए। इस तरह से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस कर्व में हमें देखने को ये भी मिल रहा है कि जैसे जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है वो कम कम होते जा रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्टिफनेस जो है यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पे और कम हो रहा है, यहाँ पे और कम हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है स्लोप। इस पॉइंट के पास आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो y की वैल्यू है यहाँ पर स्लोप 0 होता है। ओके, तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा स्लोप के बारे में कि कोई भी चढ़ाव अगर बहुत ज्यादा स्टिफ है तो इसका स्लोप ज्यादा है, अगर कोई चढ़ाव बहुत स्टिफ नहीं है, फैला हुआ है, तो इसका स्लोप बहुत कम है। तो आसानी से याद रखने के लिए हम आपको एक बात बताते हैं, जिसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसका स्लोप ज्यादा होता है, बिकॉज ये वाला जो एंगल, ये जो लाइन बना रही है वो ज्यादा है, तो tan थीटा ज्यादा तो tan का वैल्यू भी ज्यादा, तो स्लोप भी ज्यादा। यहाँ पर ये वाला एंगल कम है तो इसका स्लोप भी कम होगा। तो जिसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है उसका स्लोप ज्यादा, जिसके ऊपर चढ़ना आसान होता है उसका स्लोप कम। तो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा। स्लोप का मतलब कुछ नहीं है, वो स्टिफनेस बताता है, स्टिफनेस बताता है, इसका स्टिफनेस कम है। तो अभी देख चलिए ये वाला जो कर्व दिया है इसका भी स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कैसे होना चाहिए, ये साइन का ग्राफ है, अगर आपको साइन का ग्राफ आता होगा तो इस तरह से कुछ होगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ मान लीजिए इस तरह से कुछ होगा। तो इसका स्लोप चाहिए, इसका भी स्लोप चाहिए, तो हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है, dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स आप जानते हैं सर, इधर साइन ऑफ पाई एक्स है, पहले ये ऊपर वाले गोले के अंदर का जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, फिर ये अंदर वाले गोले के अंदर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो। तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ समथिंग, और समथिंग का डेरिवेटिव पाई इंटू एक्स है, पाई तो कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो इधर पाई और बचेगा, तो इसका जो डेरिवेटिव है पाई इंटू कॉस पाई एक्स। सो वी वांट स्लोप एट एक्स इज इक्वल 1/2, वेयर वी वांट x इज इक्वल 1/2। तो यहाँ पर पाई इंटू कॉस ऑफ पाई इंटू एक्स, एक्स का मतलब 1/2 यानी पाई/2 होगा। कॉस पाई/2 मतलब समझते हो, पाई का मतलब 180 होता है, पाई/2 का मतलब 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0। इसका मतलब ये जो कर्व है साइन का x इज इक्वल 1/2 पॉइंट के पास इसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर इसका स्लोप कहाँ पे 0 होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप कम कम होते जा रहा है, यहाँ पर स्लोप 0 है। जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो उस लाइन का भी स्लोप 0 होता है। तो इस कर्व का जो स्लोप है यहाँ पर 0 होना है, ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, स्लोप 0 है। उसी तरह से आप इसका स्लोप ट्राई कीजिएगा, इसका स्लोप कैसे होगा वो भी आपको पर्टिकुलरली t इज इक्वल 2 सेकंड के पास इस कर्व का स्लोप आपको निकालना है। सबसे तो पहले इसका ग्राफ प्लॉट करिएगा और ds बाई dt होगा उसका स्लोप, और उसमें t के बदले आपको 2 पुट करना पड़ेगा, तो आपको इस कर्व का स्लोप आ जाएगा। अभी हम देखते हैं किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा कैसे निकालना होगा। कोई अगर एक y नामक कोई तो भी क्वांटिटी है मान लीजिएगा, वो x के साथ बदल रही है, तो x के कुछ वैल्यूज के पास y मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो x के कौन से वैल्यू के पास y नामक क्वांटिटी मैक्सिमम या मिनिमा शो कर रही है, ये कैसे चेक करना है देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, ये भी एक तरह का एक फंक्शन है जो इस तरह से उसका बदलाव हो रहा है, और ये दूसरा एक फंक्शन है इसमें इस तरह का बदलाव हो रहा है x के साथ। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि ये जो फंक्शन है इसको अगर हम ग्राफ रीड करना आता है अगर मुझे, तो ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आएगी मुझे कि जैसे जैसे इधर x बढ़ रहा है, देखिए अब y बढ़ते जा रहा है, और एक पर्टिकुलर x के पास y की वैल्यू जो सबसे बड़ी हो रही है, इसके बाद
इससे इस ये जो डॉटेड लाइन जो हमने बनाई, इस डॉटेड लाइन के ऊपर ग्राफ जा ही नहीं पा रहा है। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू यही होगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, और वो यहां पर हो रही है। तो उसके बाद देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास जब इधर जा रहे हो, इधर बढ़ रहे हो, तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है। जब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ भी रही होगी तो हम उसे घट रही है ऐसा मानेंगे। तो जैसे जैसे आप x इधर बढ़ता है तो x की वैल्यू घट रही है। एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास x की वैल्यू सबसे लोवेस्ट है, सॉरी y की वैल्यू सबसे लोवेस्ट है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर हमने डॉटेड लाइन बनाई। अब x तो बढ़ता जा रहा है भैया, x तो हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में x इधर से आप इधर से जा रहे हो तो x क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन मजाल है y ये वाले पॉइंट के ऊपर भी नहीं जा रहा है, ये वाले पॉइंट के नीचे भी नहीं जा रहा है इस पर्टिकुलर इस कर्व के लिए। तो इसका मतलब y जो है यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है y की, तो ये मैक्सिमा है y का, और y का ये जो है ये सबसे छोटा वैल्यू है, ये मिनिमा है y का, राइट। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है y की ये मैक्सिमा है और ये जो वैल्यू है मिनिमा है। तो इसे मैक्सिमा या मिनिमा गिवन फंक्शन, तो कोई भी ऐसे इस तरह का फंक्शन अगर हमको दिया जाता है तो इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से ढूंढा जाए, ये इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं अभी। तो देखिए अब धीरे से देखिए कि ध्यान से देखिएगा इधर कि जैसे इसका स्लोप क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि स्लोप बढ़ते जा रहा है। जिस पॉइंट के पास अगर स्लोप मैं देखता हूं तो इसका स्लोप 0 है। स्लोप का मतलब होता है dy by dx। तो पहली बात है dy by dx 0 है यहाँ पर। अब उसी तरह से ठीक यहां पर भी अगर मैं देखता हूं, यहां पर भी dy by dx 0 होता है। तो सबसे पहले और यहां पर भी देखो तो ये मान लीजिएगा फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, x बदल रहा है, देखिए आप x बदल रहा है, y d बदल रहा है, तो y कांस्टेंट है, ये फंक्शन का कांस्टेंट रीजन है, फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं dy by dx 0 है क्योंकि ये स्लोप 0 है इसका। तो किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल 0, किसी भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 होता है, इस ग्राफ से हमें, जैसे कि इस ग्राफ में बताया, 3 सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो 3 बातें पॉसिबल है। क्या है वो? एक तो वो फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, या फिर मिनिमम हो सकता है, या फिर वो फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट होता होगा जन्मजात से ही। तो फिर हमें सबसे पहला जो टेस्ट होगा, फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा होगा या कांस्टेंट होगा, ये चेक करने के लिए तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा और उसे 0 कर दिया जाएगा। तो तब वो चेक किया जाएगा कि कौन से वैल्यू के पास, x के कौन से वैल्यू के पास, आप देख सकते हो x के इस वैल्यू के पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, x के इस फंक्शन के वैल्यू के पास, x के इस वैल्यू के पास भी इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, x के इसके बाद के जितने भी वैल्यूज है उसके बाद भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो पहले ये चेक किया जाएगा। पहला डेरिवेटिव अगर 0 होता है तो समझ लीजिएगा 3 बातें हमारे सामने होगी, या तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा, या तो कांस्टेंट होगा। अब इन तीनों में से अभी कंक्लूजन पे कैसे आ जाए हम कि सच में हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, या फिर मिनिमम हो रहा है, या फिर कांस्टेंट हो रहा है। तो उसके लिए और एक टेस्ट की जाती है उसी फंक्शन का, ये तो प्राइमरी टेस्ट है, और एक टेस्ट की जाती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहा जाता है उसे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसका d2y by dx स्क्वायर है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना चाहिए। पहला डेरिवेटिव तो 0 हुआ, दूसरा डेरिवेटिव यदि अगर आपका नेगेटिव आता है, दूसरा डेरिवेटिव यदि अगर आपका नेगेटिव आता है तो समझ लीजिएगा उस पर्टिकुलर x के पास आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। ये जो दिखाया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो डब्बे में मैं डाल रहा हूं, ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। इस केस में y मैक्सिमम होगा। और देखिएगा अगर आपका पहला डेरिवेटिव 0 होता है और दूसरा डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो ये आपके मिनिमा के लिए कंडीशन है, राइट। इसमें तो पहला डेरिवेटिव लो, दूसरा डेरिवेटिव लो, दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन कुछ हद तक ये जो टेस्ट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा या मिनिमा होगा इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन हर केस में नहीं कर सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, उतनी जरूरत हमें नहीं है। फिलहाल हमारे बस के जितने भी फंक्शन होते हैं फिजिक्स में, उन सारे फंक्शंस के लिए मेरे ख्याल से ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कंफर्म हो ही जा सकते कि फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा।
तो आगे की जो बातें हैं वो मैथ्स वाले देख लेंगे, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। और कुछ फंक्शन होते हैं भैया, देखिए यहां पर इस फंक्शन को देख के देखिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये बढ़ते जा रहा है y, इधर भी आप x घटते जा रहा है तो आपका y भी घटते जा रहा है। तो कुछ फंक्शन होते हैं जिनका कोई मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं होता है x के फाइनाइट वैल्यूज के पास। x के कोई भी फाइनाइट के वैल्यू, चाहे इधर जाओ या इस रेंज में कहीं पर भी जाओ, x के कोई भी वैल्यू के पास y कभी मैक्सिमा भी नहीं बता रहा है, मिनिमा भी नहीं बता रहा है। तो ऐसे केसेस में तो हमें मैक्सिमा मिनिमा तो निकालना ही नहीं होगा। हम बात कर रहे तब जब फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट होगा, तो वो मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकाला जा सकता है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि फंक्शन को हर वक्त मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही हो, इस तरह के फंक्शन को मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो कहां पर हो रहा है मैक्सिमम। एक्स बढ़ाते जाओ, आपका एक्स भी इंफिनिटी को छू लेगा, आपका एक्स अगर इंफिनिटी को छुएगा तो वाई भी इंफिनिटी को छुएगा। इसमें यहां पर नेगेटिव इंफिनिटी को छुएगा आपका एक्स, तो वाई भी आपका नेगेटिव इंफिनिटी को चूज करेगा। तो ऐसे फंक्शन का कोई मैक्सिमा नहीं होता है, फिलहाल हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। तो गिवन फंक्शन इस तरह का है, तो इसका मैक्सिमा मिनिमा, ये मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो कितना होगा, कहां होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखिएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट होती होंगी उसे हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात है सर, पहला डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा इसका, dy by dx जीरो कर दीजिएगा, इसका जीरो कर दो। इसका पहला डेरिवेटिव अगर हम करते हैं और इसे जीरो भी कर देते तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, इसका पहला डेरिवेटिव कर लेते पहले। 2x का डेरिवेटिव 1 x के रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो ये 6x होगा, ये पहला डेरिवेटिव है। इसे आपको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। इससे आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा जीरो करने से, देखिए 2 - 6x = 0 हो रहा है, तो इससे x की वैल्यू 1/3 आ रही है ना, 1/3 तो होगी। 6x = 2, तो x की मतलब 2/6 यानी 1/3। तो अभी इससे आपको सिर्फ ये खबर लग रही है कि x = 1/3 के पास, मतलब यहां पर x के बदले जब 1/3 डालोगे तो आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अभी भी कंफर्मली नहीं बता पा रहे हो कि मैक्सिमम ही होगा या फिर मिनिमम ही होगा, तो उसे कैसे पता करना है, उसे आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता करेंगे। जैसे इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, अभी इसी को और एक बार डेरिवेटिव करते हैं, d2y/dx²। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, एब्सोल्युटली कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अभी और -6x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, तो बचा गया इधर -6 बचेगा तो -6, तो -6 इज लेस देन 0, नेगेटिव है। तो क्या है, ये कौन सी डेरिवेटिव टेस्ट पास कर रहा, ये वाली कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन। पहला डेरिवेटिव x = 1/3 के पास 0 हो रहा है, और दूसरा डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है x के, ये क्या बताएगा सर, इसे कंफ्यूज, ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। इस x के 1/3 वैल्यू के पास, x = 1/3 के पास ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। और सेकंड डेरिवेटिव से क्या हमें पता चल रहा है कि ये मैक्सिमम होगा। कहां पर होगा, x = 1/3 के पास होगा। तो y की यदि अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी होगी तो आपको x के बदले, इस एक्सप्रेशन में x के बदले 1/3 डालना पड़ेगा। तो 2 × 1/3 - 3 × x², x का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें से 2/3, इधर 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/3, 2/3 - 1/3 का मतलब होगा 1/3। सो y की सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस केस में, y की सबसे बड़ी वैल्यू होगी इस केस में 1/3। 1/3 x की चाहे कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी वैल्यू डालो x की वैल्यू चाहे कोई भी वैल्यू इसमें डालो, y की वैल्यू 1/3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि y की सबसे बड़ी वैल्यू 1/3 है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा। तो एक तरीका हो गया किसी भी गिवन फंक्शन का मैक्सिमा निकालने का। उसी तरह से अब यहां पर इस फंक्शन का भी हम मैक्सिमा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अब देखिए हमारे पास कोई और फंक्शन है, y = 4x² - 3x। ये जो फंक्शन है 4x² - 3x, इसका डेरिवेटिव, इसका आपको मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा हमको तो अभी कुछ नहीं पता। मैक्सिमा शो कर रहा है कि मिनिमा शो कर रहा है, या फिर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं होगा कि नहीं होगा, ये हमें सब कुछ देखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले पहला डेरिवेटिव आपको निकालना है। इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, इसका
4x² का डेरिवेटिव 2x होगा तो ये 8x माइनस 3x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो इधर बचेगा आपका 3, इसे आप 0 कर दीजिएगा, पहले डेरिवेटिव को 0 कर दीजिएगा तो हमें क्या मिल रहा है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x के बदले आपको लिखना पड़ेगा 3/8। एक बात तो साफ साफ हो गई है कि x इज इक्वल 3/8 के पास, 3/8 के पास ये जो फंक्शन है या तो इसको मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो मिनिमम वैल्यू होगी। अभी हमें अभी कंफर्म करना है कि वाकई में ये मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ये अगर हमको चेक करना है तो हम जाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा हमारा d2y/dx², इसका डेरिवेटिव लिया जाए एक बार, और एक बार डेरिवेटिव लिया जाए इसका 8 इंटू x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो 8 बच रहा है, 3 तो कांस्टेंट है एब्सोल्युटली, उसका डेरिवेटिव 0। तो आप देख सकते हैं यहां पर 8 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब देखिए पहला डेरिवेटिव x इज इक्वल 3/8 के पास हो रहा है और दूसरा डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो रहा है, मतलब आप इस कंडीशन में हो। इसमें देख सकते हैं आपका पहला डेरिवेटिव 0 है, दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये मिनिमम होगा, मिनिमम होगा कहां, तो x इज इक्वल 3/8 के पास ये y जो है मिनिमम होगा और y की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, x के बदले आपको 3/8 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, x के इस वैल्यू के पास y सबसे छोटी वैल्यू पा रहा है, और वो छोटी वैल्यू क्या होगी y की, x के बदले उसके लिए हमको 3/8 पुट करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, तो 3 इंटू 3/8। So y is equal y minimum will be equal to आप देख सकते हैं 4 इंटू 9/64 माइनस 9/8, इसे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा, 36 माइनस 72/8 दिस मीन्स माइनस 36/8 इज द मिनिमम वैल्यू। इस फंक्शन की सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी वो x इज इक्वल 3/8 के पास होगी और माइनस 36/8 विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। चाहे x के बदले आप कुछ भी डालिए x के बदले, आपका y माइनस 36/8 से कम कभी हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे कम कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह से गिवन फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बस मैक्सिमा मिनिमा ढूंढना है तो सिर्फ दो ही चीजें आपको चेक करनी है, पहला डेरिवेटिव 0 करिएगा, उससे आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पर आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है ये पता चल जाएगा, और कंफर्म करने के लिए सच में मैक्सिमम हो रहा है या फिर मिनिमम हो रहा है ये चेक करने के लिए आपको दूसरा डेरिवेटिव लेना है उसका। यदि अगर वो पॉजिटिव आता है तो मिनिमम है y की वैल्यू वहां पर, अगर वो मैक्सिमम यदि अगर वो नेगेटिव है तो y आपका वहां पर मैक्सिमम होगा, राइट। तो इसके बाद आप देखेंगे कि डेरिवेटिव का तीसरा एप्लीकेशन वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। अभी हम आखिरी में देखने वाले इस वीडियो में कि तीसरा एप्लीकेशन जो है डेरिवेटिव का वो क्या देता है, जैसे कि dy/dx, y नामक कोई तो भी क्वांटिटी है, x नामक दूसरी क्वांटिटी है, तो dy/dx का फिजिकल मतलब जो होता है y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में, है ना। अगर y कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल y अगर पार्टिकल की पोजीशन है वो बदलते जाती है, तो वह अगर एक पार्टिकल की पोजीशन मुझसे अगर बदलती जाती है, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूं और कोई पार्टिकल है जो दूर भाग रहा है, तो उसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में बदलती जाती है, तो उसकी पोजीशन किस रेट से बदल रही है मेरे रेस्पेक्ट में, वो उसकी वेलोसिटी देगा मेरे रेस्पेक्ट, है ना। अगर मान लीजिएगा मोमेंटम है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फोर्स होता है न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से, यदि अगर आप मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालोगे तो फोर्स होता है, यही न्यूटन का दूसरा नियम है, ये आने वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम का जो डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो हमें फोर्स दिलाएगा। देखिए यहां पर एक ऑब्जर्वर है, यहां पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है या दूसरा इंसान है, वो भाग रहा है। मान लीजिएगा यहां पर हम हमारे प्रॉब्लम में जनरली 2 कैरेक्टर लेते हैं, इस कैरेक्टर को मैं जो ऑब्जर्वर होता है जो स्टेशनरी है इसे हम बोलते हैं पांडु। पांडु नाम का कोई तो भी एक ऑब्जर्वर है यहाँ पर, वो कहीं तो भी खड़ा है और उसकी जो, अब मान लीजिए कोई भी है, चंपा है नामक कोई तो भी एक उसी की सहेली है, दोस्त है जो आगे भाग रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो चंपा है उसकी जो पोजीशन है एक्स(t), जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये इनके बीच में की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है जिसको मैं एक्स(t) बोल रहा हूँ,
वो समय के साथ क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तो x बदलेगा समय के साथ, तो x किस तेजी से बदलेगा समय के साथ, वही होगा इस चंपा की वेलोसिटी इस पांडु के रेस्पेक्ट में। तो किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हमको ढूंढना है तो उसका पोजीशन का रेट ऑफ चेंज ढूंढना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस चंपा जी का जो वेलोसिटी निकालनी होगी पांडु जी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगी, सिंपली इसे डेरिवेटिव करिए। t का डेरिवेटिव, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, और इधर 4 ऑलरेडी है तो 8t माइनस 3। सो सपोज इसका जो पोजीशन है अगर इस समय के साथ इस तरह से बदल रहा है तो इसकी वेलोसिटी 8t माइनस 3 होगी, वो भी समय के साथ बदल रही है। अगर इस v का डेरिवेटिव निकालते हो फिर से समय के साथ, वो हमें एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर v को डेरिवेटिव करोगे फिर से तो वो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए मोमेंटम इस तरह से बदल रहा है किसी पार्टिकल का, तो उसके ऊपर इस तरह का फोर्स लगेगा, उस मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ही फोर्स होगा। तो मोमेंटम दिया है तो फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, हमको इस p को टाइम के साथ डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो p का डेरिवेटिव ले लीजिएगा टाइम के साथ, मोमेंटम फोर्स आ जाएगा आपको, p मतलब मोमेंटम, 4t क्यूब प्लस साइन t। तो देखिएगा 4t क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर, 3 इंटू 4 होगा 12t स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव होता है cos t। सो देखिएगा बेटा ये होगा फोर्स। यदि अगर आपका मोमेंटम इस तरह से बदल रहा होगा समय के साथ तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स इस तरह से लिखा जाएगा। तो मोमेंटम को डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा समय के साथ वही अपने को फोर्स कहलाएगा। यह हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। और एक इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज आ जाती है सर, क्यू मतलब चार्ज है। तो एक कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, इधर से उधर चार्ज जा रहे हैं, चार्जेस पास हो रहे हैं इधर से उधर। तो देखिए ये चार्जेस समय के साथ कैसे बदल रहे हैं, इधर से उधर जाने वाले चार्जेस समय के साथ इस तरह से बदल रहे हैं। तो हर एक सेकंड में चार्जेस किस तरह से बदलते जाते हैं, या फिर चार्ज का रेट ऑफ चेंज जो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। या फिर चार्ज को डेरिवेटिव करोगे समय के साथ तो वो करंट आता है हमको। तो चार्ज गिवन है, इससे मुझे करंट ढूंढना है तो इस चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा मुझे। तो अगर यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 60 माइनस 6, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। यह हमें 12th में इलेक्ट्रिक करंट नामक चैप्टर में ये सब आएगा, तो वहां देखेंगे उसका मतलब क्या है। लेकिन देखिए आप ये तीनों एग्जाम्पल लेने का पर्पज एक ही है मेरा, कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में अगर आपको करना होगा तो आपको डेरिवेटिव का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो हम समझ चुके हैं इस पूरे लेक्चर में, तो डेरिवेटिव्स ये जो चैप्टर है फिजिक्स में आगे बढ़ने के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये चैप्टर हमको, ये डेरिवेटिव है जो कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ही जाके हम इसे अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स में आगे आने वाली चैप्टर्स में और भी ज्यादा। राइट, तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलकुलस का जो दूसरा पार्ट है। राइट, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे वेक्टर्स की तरफ। तो इस आज जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ब्लॉग्स में, फिजिक्स पोल ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में ये सारा इसका जो स्टडी मटेरियल है, इसके क्वेश्चंस है, इसके डीपीपीज है, वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड है वो उस ब्लॉग में जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।